ठीक है, मैं मानती हूँ आपको स्क्रीन दिख रही होगी। आ जाइए, आज से हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आप, अगेन मैं बार बार बोलूंगी, यदि आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास या मान लीजिए 5 से 7 क्लास ले लेते हो तो ये आपको मतलब आप इजीली अपने हाथों में इसको ग्रैब कर लोगे। मतलब कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएंगे ना आपको इस सब्जेक्ट के, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या वॉइड एग्रीमेंट होता है, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इजीली आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा, कि ना तो ये एक माइनर सब्जेक्ट है, ना ही ये एक मेजर सब्जेक्ट है, बीच का सब्जेक्ट है, कि ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सीपीसी में आ जाएगा, सीपीसी है, बीएनएसएस है, बीएसए, ना ही ऐसा है कि पॉश है, पॉक्सो है, इतना छोटा भी नहीं है। जे मतलब जे तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, इतना छोटा भी नहीं है जैसे टीपी है और कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये दो सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट है जो माइनर मेजर दोनों के बीच में आते हैं और बहुत टिपिकल से, मतलब बहुत कंसेप्चुअल बेसिस ये सब्जेक्ट है कि आपने यदि कंसेप्ट समझ लिया तो ही आप इस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई, एक एग्जाम में पास नहीं होने का कारण क्या होता है कि हमने सेक्शन पढ़ लिए, सेक्शन पढ़ के गए हैं, हमें सारे सेक्शंस के नेम याद हैं। लेकिन मान लीजिए यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 और सेक्शन 5 आपको नहीं आता है, और डेफिनेशन क्लॉज आपको नहीं आता है, तो आप माइनस में हो। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी भी नॉलेज है। यदि सेक्शन 4, सेक्शन 5 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज आपको नहीं आता है तो -100 दे दो, आप जीरो बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, सेक्शन 4, 5 और डेफिनेशन क्लॉज आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए, इतना ज्यादा कि कैसे पढ़ेंगे कैसे क्या नहीं पढ़ेंगे, मैं बहुत अच्छे से एक एक चीजें बेरेक को कंसेप्चुअल क्लियर करके बताऊंगी। आराम से आपकी 2 दिन की डेमो की क्लास है, आपको समझ में आए। और ऐसा मैं बिल्कुल डेमो जैसा बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे बहुत सारे एक प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर का है? सबसे पहला प्री का कंसेप्ट ये है, कौन से ईयर का? 1872। 1872, ध्यान रखिए 1872 का है, तो मतलब इसको जब बनाया गया होगा तो इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें डाली गई है कि इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है, काफी अच्छे से बेहतर तरीके से फ्रेम किया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट को। कब आया था इन्फोर्समेंट में? 1 सितंबर 1872। दूसरा प्री का क्वेश्चन, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, 1 सितंबर 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी इस दिन आया था, लेकिन अब वो बन चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जस्ट याद कर लीजिए, 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था। अब तीसरी बात, सब्सटैंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है? कोई बताएगा? कोई भी है क्लास में? सब्सटैंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? गरिमा मैम, निकिता मैम? सब्सटेंटिव लॉ सब्सटेंटिव सब्सटैंटिव लॉ। लॉ है मैम। आप ये भी बता दीजिए कि ये सब्सटैंटिव क्यों है, प्रोसीजरल लॉ क्यों नहीं है? अभिनव सर, कोई और बता सकता है कि प्रोसीजरल क्यों नहीं है? ये भी तो पता होना चाहिए। तो राइट एंड लाइबिलिटी की बात कीजिए मैम इसमें। क्योंकि कहीं पे आप यहाँ ऐसे प्रोसीजर नहीं देखोगे। ऐसा नहीं बताया कि पुलिस ने पकड़ा है, एफआईआर कर दो, कंप्लेंट कर दो, यहाँ पे कोर्ट में ऐसे समन ट्रायल चलेगा, ऐसे प्रोसीजर चलेगा। इस एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। क्या बताता है? डेफिनेशंस बताता है, राइट्स बताता है पार्टीज की, लाइबिलिटीज बताता है। ठीक है, तो तीसरा आपका प्री का क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है, 1872 है, 1 सितंबर 1872 को एनफोर्समेंट में आया था, और एक तरीके का कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जॉस्टिव लॉ है या नहीं? अब मैं मानती हूँ एग्जॉस्टिव लॉ यदि किसी को नहीं पता है, वैसे मैं मानती हूँ कि लॉ के स्टूडेंट से आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जॉस्टिव लॉ क्या होता है कि सब लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जी नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीके का एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
एक तरीके का, प्लीज एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक बार मैसेज टेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर मैं धीरे धीरे एक बार टाइम दूंगी। ओके, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीके का एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई कभी कभी इस एक्ट्स में जो भी लाइबिलिटीज या कोई भी राइट्स अराइज होते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है आपको? आपको जाना पड़ता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपको देखना पड़ता है क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, आपको देखना पड़ता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इट इज नॉट टाइप ऑफ एग्जॉस्टिव लॉ। सब चीजें नहीं लिखी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यहाँ पे चीजें बताई गई है, लेकिन हमें इसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ में पढ़ना है। ठीक है, और भी क्या चीजें हो सकती है? ठीक है, मोस्टली ये चीजें आ जाइए, नोट्स में थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, देखते हैं। 25 अप्रैल 1872 को या 25 अप्रैल 1872 को एनेक्टमेंट डेट है। मतलब जो भी एनेक्टमेंट डेट, अगेन मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जो भी प्रीवियस स्टूडेंट है, जिस दिन गवर्नर प्रेसिडेंट साइन कर देता है। एनफोर्समेंट डेट मतलब 1 सितंबर 1872 को लागू हो चुका था। क्या हो चुका था? इन्फोर्समेंट में आ चुका था। तो री का फर्स्ट क्वेश्चन, एनेक्टमेंट डेट 25 अप्रैल 1872। सेकंड क्वेश्चन, 1 सितंबर 1872 को क्या हो चुका है? ये अप्लाई मतलब एनफोर्समेंट में आ। थर्ड, एक्ट नंबर 9 है 1872 का। कौन सा एक्ट है? एक्ट नंबर 9 1872 का, 9th नंबर का एक्ट। ठीक है, to define and amend certain parts of law relating to contract, इसकी प्रियम्बल है। इसमें 4 पार्ट्स हुआ करते थे। कौन से पार्ट्स हुआ करते थे? क्या मैम आपसे सोगा भी पढ़ाओगी क्या, पार्टनरशिप पढ़ाओगी क्या? जी नहीं, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ाऊंगी, जिसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर सोगा और पार्टनरशिप ये एक सेपरेट एक्ट्स बन चुके हैं। 1932 का पार्टनरशिप एक्ट और सोगा शायद 1930 का है, एक बार देख लीजिएगा 1930 का सोगा। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन 1 से लेकर 75 और स्पेशल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 124 से 238। ये प्री के आपके छोटे छोटे पॉइंट हो चुके हैं, अगेन से याद कर लेते हैं। 25 अप्रैल 1872 एनेक्टमेंट डेट है। आज के टाइम पर आपको एनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट दोनों याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आपसे ये डेट, क्योंकि मोस्टली सबको याद रहती है, सबको याद रहेगी वो 1 सितंबर 1872, लेकिन एनेक्टमेंट डेट पूछने और क्वेश्चन को आपको हमेशा 3 बार पढ़ना है। प्री के क्वेश्चन को, मेंस के भी क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है अभी, जैसे आपसे पूछी गई एनेक्टमेंट डेट, और वो कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे डालेंगे 25 अप्रैल और यहाँ पे डालेंगे 1 सितंबर। मैं मान सकती हूँ कि मोस्टली 50% स्टूडेंट, ठीक है, 50% स्टूडेंट, जैसे मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ, मैं मान लीजिए इस 50% में 1 सितंबर 1872 लगा कर आएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रॉपर नहीं पढ़ा। क्या पूछा था उसने? कॉन्ट्रैक्ट की एनेक्टमेंट डेट क्या है, और मैं लगा कर आ गई इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, मैंने आपको बता ही दिया, एग्जॉस्टिव नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या मैम कॉन्ट्रैक्ट? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 2 डेमो क्लास होगी। मैंने आपको कहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 2 डेमो क्लास होंगी, आप क्लास में हैं तो मतलब आपने चीजों को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आज की क्लास मैंने प्रॉपरली आराम से 8:15 तक क्लास ली, और कल मैंने क्लास का लिंक नहीं भेजा। ठीक है, यहाँ पे अब आप में से कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मैम आपने तो प्रॉमिस किया था, ठीक है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप 2 डेमो क्लास लोगे, और आपने उस प्रॉमिस को ब्रीच किया, हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो जी नहीं, आप इसकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है, वचन है, ठीक है, प्रपोजल है। ठीक है, आप इसके इसके अंदर किसी भी तरीके का कंसिडरेशन नहीं। अब जो फीस है आपने दे दी, तीसरे दिन आपने मुझे फीस पे कर दी, ठीक है, प्रॉपरली लिखा है, मान लीजिए पूरे हमने पूरे डॉक्यूमेंटेशन किया, मैंने आपको कहा कि आपको पढ़ाऊंगी, आपने प्रॉपर फीस दी, और मैंने नहीं पढ़ाया तीसरे दिन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन आ चुका है। क्या आ चुका है? कंसिडरेशन। दो, कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोसीजरल लॉ नहीं है, लेकिन इसके स्टेप्स है।
धीरे धीरे एक एक स्टेप्स में यदि आप आगे बढ़ते जाओगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रपोजल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर प्रॉमिस बनता है, मैंने आपको प्रपोजल किया, फिर एक्सेप्टेंस हुई, फिर उस चीज का प्रॉमिस बना, ठीक है, फिर उसमें कंसिडरेशन ऐड हुआ तब, और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो आ जाइए और कुछ चीजें देखते हैं। पहले एक बार हैंड रेज कर दीजिए। इतना जो सिंपल सिंपल चीजें थी, मैं मानती हूँ इसमें तो कुछ था नहीं, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब आइए सेक्शन नंबर 1। एक से 75 और 124 से 238 दोनों को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आइए इसके अंदर सेक्शन नंबर 1 प्रियम्बल। सेक्शन नंबर 1 किसकी बात करता है? प्रियम्बल की बात करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों लिखा है इन्होंने डिफाइन और अमेंड? क्या 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे? सब इन्होंने कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, इन्होंने ये 1872 में नई चीजों को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, और जो पुरानी चीजें चली आ रही थी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के जो फॉर्मेट्स चले आ रहे थे, लॉस चले आ रहे थे, उनको क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। तो वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है, 1872 के 1 सितंबर की पहली तारीख को आया था। अब जो चीज मैंने आपको बताई थी वही लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, सेक्शन का 1 का सेविंग्स, क्या लिखी हुई है, सेविंग्स। Nothing herein contained shall affect the provision of any statute, act, regulation, not hereby expressly repealed, nor any uses or custom of trade, nor any incident of contract not inconsistent with the provision of this act। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो एक्ट है, सेविंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, सेविंग्स की बात कर रहा है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा। कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने बना तो दिया, लेकिन ये किसी भी तरीके से एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा। किस किस को? कोई भी स्टैच्यू है, कोई भी एक्ट्स है, कोई भी रेगुलेशन है जिसे रिपील नहीं किया गया। जैसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके एडवर्स में जाएगा? तो नहीं, क्यों? ठीक है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इन्होंने सेविंग्स, सेविंग्स लिखी हुई है कि नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैच्यू, एक्ट, रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। और कोई भी, मान लीजिए कोई ट्रेड का कोई यूजेस कस्टम चला आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पे आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जब भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मतलब भैंस को कुछ खिलाया जाता है, चारा दिया जाता है, पान खिलाया जाता है, ऐसा कुछ ऐसे कस्टम चलता है। तो इन्होंने कहा कि उस कस्टम को भी ये एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा। देखिए साफ साफ लिखा है, शैल नथिंग, नथिंग शैल इफेक्ट। क्या बोला? कोई भी एक्ट है, कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी स्टैच्यू है, या कोई भी कस्टम है, कोई भी ट्रेड है, कोई भी इंसिडेंट है, उनको ये क्या नहीं कर रहा, एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, डन। स्टार्टिंग से 25 अप्रैल 1872 एनेक्टमेंट डेट है, 1 सितंबर 1872 एनफोर्समेंट डेट है, सब्सटेंटिव लॉ है, 4 पार्ट्स हैं जिसमें 1 2 लेकर 75 और 124 से 238। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। फिर प्रियम्बल में डिफाइन एंड अमेंड लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी होते थे कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, कहाँ, संपूर्ण भारत पर अप्लाई है, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। सेकंड, सेविंग्स इन्होंने बता दी कि ये किसी भी तरीके से एडवर्सली इफेक्ट नहीं करता है, कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी स्टैच्यू जो स्पेशल मतलब रिपील नहीं किए गए हैं, कोई भी यूजेस, कोई भी कस्टम, कोई भी इंसिडेंट्स उनको मतलब एडवर्सली इफेक्ट नहीं करता है। अब जैसा कि हमारे सर ने याद करवाया था, मैं भी आपको ट्रिक बता देती हूँ कि यहाँ लिखी हुई है क्या रही है। देखो,
इसके अंदर डेफिनेशन क्लॉज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। अगेन मैंने आपको बताया यदि आपको सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 5 नहीं आता तो 0 है। तो सेक्शन 2 हमें टिप्स पे याद रहना चाहिए। इस पे याद रहना चाहिए, टिप्स पे याद रहना चाहिए कि 2 का ए क्या कहता है, बी क्या कहता है, एच क्या कहता है, आई क्या कहता है, तो ये सब चीजें, जे क्या कहता है, तो हमें पता होना चाहिए। हमारे सर ने याद करवाए तो आप भी याद कर लीजिए। कैसे? पंडित पोपट प्रसाद चले आज रात वीर चक्र लेने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल दिया एकदम से? आ जाइए देखिए क्या क्या पता। पंडित या पोपट प्रसाद, 3 P दिखेंगे आपको यहाँ पे। पंडित प्रसाद, पंडित पोपट प्रसाद चले आज रात, ठीक है, चले आज रात व्हील चक्र लेने। व्हील चक्र लेने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस पढ़ो, पंडित पोपट प्रसाद, 3 बार तो पी दिखेगा आपको। चले आज रात व्हील चक्र लेने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है आज ये देखते हैं। 3 बार आपको दिखेगा प्रपोजल, इसे क्या कहते हैं? ऑफर। ऑफर भी कहा जाता है। फिर पोपट प्रॉमिस, हमने क्या किया? ऑफर दिया, फिर प्रॉमिस हुआ। ठीक है, प्रॉमिस हुआ, सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रॉमिस। फिर प्रसाद, प्रॉमिस के बाद में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तीनों को डिफाइन किया। पंडित में पी पे हमने याद करा प्रपोजल, सेकंड पे हमने याद करा प्रॉमिस। कल से बिल्कुल स्टेप देखो कि मैंने आपको ऑफर दिया मतलब प्रपोजल दिया, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो बन चुका है प्रॉमिस। थर्ड नंबर, दोनों को डिफाइन करा। प्रॉमिसर कौन है? जिसने प्रपोजल दिया। प्रॉमिसी कौन है? जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, चले डी पर आपको दिखेगा कंसिडरेशन, मतलब चले मतलब सी। सी ना, इसका कहां से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल वर्ड? सी। तो सी पे दिखेगा आपको कंसिडरेशन, आज। अग्रीमेंट, ई पे दिखेगा आपको अग्रीमेंट, रात। चले आज रात, देखिए क्या लिखा हुआ है, चले आज रात। आज में आपको दिखेगा अग्रीमेंट, अभी हम वापस याद करेंगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आर पे आपको दिखेगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, व्हील, वी पे आपको दिखेगा वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, चक्र में आपको सी में दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हम मैं आपको इजीली याद करवाऊंगी। आगे ये लिखते हैं और बिल्कुल अच्छे से याद करते हैं, आपको टाइम भी दूंगी। पंडित पोपट प्रसाद चले आज रात व्हील चक्र लेने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत। पंडित प्रपोजल, 2A, ठीक है, प्रॉमिस, 2B, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, 2C, सी मतलब चले, कंसिडरेशन, 2D। ठीक है, आज मतलब इससे स्टार्ट हो गई, अग्रीमेंट, 2E। ठीक है, रात, ये है 2 है, आर रेसिप्रोकल अग्रीमेंट। ठीक है, जी एक सेकंड देख लेते हैं। रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, सॉरी रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जी वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, 2H, ये यदि ऊपर नीचे वाली भी याद नहीं है तो रट लेना है, 2H। ठीक है, 2H इसका है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को 2H डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? 2H डिफाइन करता है। फिर यहाँ पे दिखेगा आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर दिखेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मोस्टली बच्चे इन 4 में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसकी भी ट्रिक है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से परसों की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें 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 किस तरीके से याद करनी है। ठीक है, तो वापस एक बार, वापस हम एक बार हैंड रेज कर दीजिए, वापस हम लिखते हैं। मैं मानती हूँ, मैं वापस आप लोगों से पूछ लूंगी, तो हम इंग्लिश में लिखते हैं ताकि आपको सही याद रहेगा। पंडित पोपट प्रसाद चले आज रात, ठीक है, व्हील चक्र लेने,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई पे प्रपोजल, टू ए, ई पे प्रॉमिस, टू बी आप लोग अपनी नोटबुक ले लेना, और जो भी वैसे क्लास लेगा तो नोट्स मिलेंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है, प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, टू सी, टू डी, सी पे कंसिडरेशन, ठीक है, ए अग्रीमेंट, टू ई क्या है, अग्रीमेंट, एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, क्योंकि आर, ठीक है, वॉइड अग्रीमेंट, टू जी, टू एच, सबको याद हो गया होगा, टू एच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये आई, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, गलत है, टू आई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और टू जे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं मानती हूँ ए से लेकर जे तक है, और पूरे अच्छे से सबको चाहे भूल जाओ या नहीं भूल जाओ, टू एच को आपको नहीं भूलना है। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, टू एच क्या डिफाइन किया गया, कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी। अब आइए प्रपोजल। एक आप डेफिनेशन देखोगे प्रपोजल, इस डेफिनेशन बहुत बड़ी डेफिनेशन है, एग्जाम में, मेंस एग्जाम के 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है डिफाइन प्रपोजल। क्या कर रहा है, क्या पूछ लिया, डिफाइन प्रपोजल, प्रपोजल को डिफाइन कीजिए। तो आपको छोटे छोटे 2-3 शब्द इसके अंदर रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, जैसा भी आपको समझ में आए। देखिए एक शब्द दिखेगा, सिग्निफाइज, क्या दिखेगा, सिग्निफाइज, ठीक है, दिखेगा विल। तो जैसे प्रपोजल क्या है, कि मैं मेरी इच्छा आपके सामने बता रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आप लोग उस पर क्या दो, असेंट दो, मतलब आप उस चीज को एडमिट करो। तो यही है प्रपोजल की डेफिनेशन, पूरी अच्छी तरीके से याद करने का टाइम भी दूंगी आपको, 2 से 3 मिनट आपको याद करके सुनानी भी है। आ जाइए, क्या बोलता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। देखिए, वैन, मैंने क्या कहा था आपको, अपनी इच्छा बताई थी, सिग्निफाई करिए, तो वैन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, क्या करना चाहता, मैंने आपको इच्छा बताई कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम नहीं करना है, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, करना, और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, नहीं करना, और मेरा व्यू क्या है, with a view to obtaining the assent of that another to such act or substance he is said to make a proposal। बिल्कुल तोड़ तोड़ के हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके अंदर, इसमें देखिए, बिल्कुल आप मेरे को याद कर लो कि मैंने आपसे इच्छा जताई है, तो वैन बिल्कुल तोड़ के लिखेंगे इसके अंदर, कि वैन वैन वन पर्सन, क्या करिए, मैंने इच्छा जताई है, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, क्या करने के लिए, टू डू, और abstain फ्रॉम डूइंग। तो 3 शब्द आपको याद हुए, when one person signifies his willingness to do और abstain from doing, ठीक है, doing something with a view, मेरा क्या व्यू है, with a view, मुझे क्या व्यू है, to obtain assent from that person, मुझे आप लोगों से क्या है, मुझे assent obtain करनी है, to do और abstain from doing, मुझे क्या कहा जाएगा, मुझे कहा जाएगा ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। एक बार सब हैंड रेस करिए, मैं वापस लिख के बताऊंगी, टू मेक अ प्रपोजल। आ जाइए, एक सुंदर जगह से लिख कर देखते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा।
देखिए, बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, डेफिनेशन आपसे वाकई पूछ ली जाती है। देखिए, वापस से मैं बोलती जा रही हूँ, आप याद करते जाना। व्हेन वन पर्सन, ठीक है। दूसरी लाइन, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। तो ये दो शब्द तो आपको लिखने ही है आपके डेफिनेशन में, ये तो दिखने ही दिखनी चाहिए। सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing समथिंग। तो तीसरा पैराग्राफ। चौथा, विद अ व्यू, क्या व्यू है? विद अ व्यू। थर्ड, तो तीसरा शब्द इंपॉर्टेंट, टू ऑब्टेन असेंट फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, तो ये शब्द आपको दिखेगा, टू डू और abstain फ्रॉम, कि कुछ काम करना है या नहीं करना है। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। अब आपको मैं दोबारा सुनाऊंगी और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी। आप अपने पास में बेयर एक्ट हो तो उसको खोल के देखिए। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing something with a view to obtain assent from that person to do or abstain from doing something, he is said to make a proposal। उसने क्या किया है? उसने प्रपोजल दिया है। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन है, ये आपका, ये देख लीजिए। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इस कोड डेफिनेशन को पढ़ो और किसी भी दो स्टूडेंट से, कोई भी मुझे दिख जाएगा, उन दो स्टूडेंट से मैं ये डेफिनेशन पूछ लूँ। कोई भी बता दीजिए। ठीक है, मेरे को एक प्रीवियस स्टूडेंट, निकिता मैम सुना दीजिए, याद हुई हो तो, क्लास में हूँ आप तो। Yes. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of another to such act or abstinence, he is said to make a proposal. ठीक है, आंचल मैम, यदि याद हुई हो तो सुना दीजिए। और सब अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। देखो, ऐसे कुछ है नहीं, आपको सबको माइक ऑन करके बोलना आना चाहिए। नहीं आता तो मना कर दीजिए कि मैम नहीं आ रहा, लेकिन हमें बोलना सीखना पड़ेगा। आपको यदि जुडिशरी क्लियर करना है तो इंटरव्यू में भी बोलना पड़ेगा आपको। याद हुई या नहीं हुई आंचल मैम? मैम थोड़ी सी हुई है, बट थोड़ी आई सी कैन बताओ। रीड, आई कैन रीड फ्रॉम बेयर एक्ट। आप मतलब थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ा। मैम, प्रपोजल, when one person signifies to another his willingness मतलब आपको to do। समझ में तो आ गई है ना, ये बताइए। हाँ, मैम, समझ में ठीक आ है, गई है और कोई? एरम? मैम। When one person signifies, कौन सी वाली रम? बताओ। When one person signifies his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain his assent from that person to do or abstain from doing anything, he is said to make a proposal. ठीक है, मैं मानती हूँ सबको याद हो गई होगी। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम किसकी? प्रॉमिस। ठीक है,
अब क्या हुआ, मैंने आपको प्रपोजल दिया और आपने उस पर क्या दे दी, असेंट दे दी। एक शब्द अपने ऊपर याद करा, सिग्निफाइज, और आपने सिग्निफाइज वहां पे हम क्या करते हैं, विलिंगनेस, और सामने वाले व्यक्ति ने क्या दे दी, असेंट दे दी है, तो वो प्रपोजल क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो देखिए कि when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, वह व्यक्ति जिसे प्रपोजल दिया गया है, signifies his assent thereto, उसने अपनी असेंट दे दी है, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, क्या माना जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि व्हेन अ पर्सन टू whom, यहाँ पे लिख देते हैं, टू whom प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है, प्रपोजल इज मेड, एक शब्द हम बहुत अच्छे से याद करके आए, सिग्निफाइज, उसने विलिंगनेस सिग्निफाइज करी और इसने सिग्निफाइज हिज असेंट, इसने असेंट सिग्निफाइज करी, ठीक है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल क्या माना जाता है, एक्सेप्ट माना जाता है, और वंस एक्सेप्टेड प्रपोजल, वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। सिंपल सा। तो दो हमने पढ़ लिया कि याद करो, बिल्कुल माइंड में, ऐसे नहीं कि बार बार मतलब रिवाइज करे जा रहे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार चीजें याद रहेगी। आपके मेंस के क्वेश्चन की है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। फिर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद to another person with a view to obtain the assent of that person, then he is said to make a proposal. Or when a person to whom proposal is made, when a person to whom proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted and it becomes promise. तो आपको 2A याद हुआ और 2B याद हो गया। 2C सिंपल सी डेफिनेशन है, 2C तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, जिसने प्रपोजल किया, मैंने प्रपोजल किया, तो मैं कौन हूं, प्रॉमिसर, और जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो वो कौन है, प्रॉमिस। तो 2C हमें याद हो गया कि जिसने प्रपोजल दिया उसे क्या कहा जाता है, प्रॉमिसर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया और आपने प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया तो इसे क्या कहा जाता है, प्रॉमिसी। यदि किसी को याद नहीं होता तो हम पढ़ते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला, जॉब देने वाला, एम्प्लॉय जॉब लेने वाला। तो इसमें जिसने प्रपोजल दिया तो उसे क्या कहा गया, प्रॉमिसर, और जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया उसे क्या कहा गया, उसे प्रॉमिसी कहा गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपसे 4 नंबर में भी पूछी जा सकती है, कंसिडरेशन। 4 नंबर, आप नहीं मानोगे इसे, ये आपसे 6 नंबर में भी पूछी जा सकती है। ये इतनी वाइड डेफिनेशन है, दिखने में ये 3 दिख रही है लाइन, लेकिन ये इतनी वाइड डेफिनेशन है, इतनी वाइड डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ बहुत सारे सेक्शन आ सकते हैं। सेक्शन 25 देखोगे, इसके अंदर इसके एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं, काफी चीजें। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए कंसिडरेशन, आज आप क्लास आगे कंटिन्यू करो या नहीं करो, एक शब्द आपको याद रखना है, कंसिडरेशन। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास दूंगी, मैं हूं प्रपोजर, और आप मुझे, फिर आपने बोला हाँ मैम हम रेडी हैं लेने के लिए। तो आप कौन है, मान लीजिए इसमें से मैं किसको बोलती हूँ, गरिमा मैम को बोलती हूँ। तो गरिमा मैम है कौन, प्रॉमिसी। आपने कहा, गरिमा मैम ने बोला कि ठीक है मैम हम रेडी हैं लेने के लिए, तो प्रॉमिसी, तो कंसिडरेशन। अब यहाँ पे बात आती है कंसिडरेशन, पारुल और गरिमा पार्टी है, पारुल और गरिमा पार्टी है, लेकिन कंसिडरेशन कौन देगा, क्वेश्चन ये है, आपने आज याद करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। कंसिडरेशन गरिमा मैम भी दे सकती है। मान लीजिए गरिमा मैम ने अपने अकाउंट से पे कर दिया, ठीक है, तो ये पार्टी खुद भी दे सकती है। और मान लीजिए गरिमा मैम ने किसी और के अकाउंट से मुझे पैसे दिलवाए और कहा, और क्या ये भी क्या कंसीडर किया जाएगा, ये भी कंसिडरेशन माना जाएगा। आपने एक बात क्या समझी कि पार्टी भी दे सकती है और अदर व्यक्ति भी दे सकता है, अदर पर्सन भी दे सकता है। एक बार हैंड रेस करिए, याद रखोगे।
कंसिडरेशन आपको कभी नहीं भूलना है। कंसिडरेशन अपने भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी व्यक्ति दे सकता है, जरूरी नहीं है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये आपका प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन लिख के दे दिया आपके मेंस पे, ठीक है। और आपको बोल दिया कि क्या कंसिडरेशन देने के लिए पर्सन एलिजिबल है, तो आपको सबसे पहले सेक्शन 2D लिख कर आना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो आपका पहला कंसेप्ट क्लियर है। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो बिल्कुल ध्यान, मेरे डिजायर पर क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे फीस मिले और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊं। तो देखिए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बिल्कुल ध्यान से कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, क्या कहा, हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, ठीक है। अब एक चीज, बिल्कुल ये हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ डेफिनेशन का, क्लॉज का, कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, तो कम से कम 5 बार यहाँ स्टार लगना है कि अदर पर्सन। अब ध्यान से सुनिए, कंसिडरेशन 3 काल जो अपने होते हैं ना, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, तीनों में चलता है। तो प्रेजेंट टेंस जो कंसिडरेशन होता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। डेफिनेशन याद करने की ट्रिक है कि प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट देखना सबसे पहले, देखिए ये तो अपना पास्ट, देखिए सबसे पहले पास्ट है, सबसे पहले हम पास्ट में जाते हैं, पहला पास्ट, फिर हमारा प्रेजेंट होता है और फिर हमारा फ्यूचर होता है। तो तीनों चीजें दिखेगी। देखिए सबसे पहले पास्ट में आपको क्या दिखेगा, पास्ट, हैज, है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट में एस लगता है, थोड़ी बहुत चीज होगी जनरल, ये आपको इंग्लिश की तो, एब्सटेन्स, सॉरी, डज और abstains फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट टेंस है। और फ्यूचर, promises टू डू और promises टू abstain फ्रॉम डूइंग। ये थोड़ी सी छोटी मोटी इंग्लिश ग्रामर आपको आनी चाहिए कि यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे डी लगेगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, फ्यूचर में यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, abstain फ्रॉम डूइंग। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंसिडरेशन। अब पूरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और वापस लिखेंगे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन पास्ट और abstained फ्रॉम डूइंग, ठीक है, प्रेजेंट, डज और abstains फ्रॉम डूइंग और promises to do or to abstain from doing something, such act or substance और promise is called a consideration for the promise। ये तीन भी आप याद नहीं रखो तो भी ठीक है, तो आप ये लिख दो कि देखो तीनों चीजें कि एक्ट, ऐसा एक्सिस्टेंस और ऐसा प्रॉमिस, इसे क्या कहा जाता है, ऐसा एक्ट, ऐसा प्रॉमिस और ऐसा ऐसा एक्सिस्टेंस, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंसिडरेशन। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया क्या, लिखेंगे, याद करेंगे, दोबारा याद करेंगे। और आपको यदि क्लास समझनी है तो मैं जो समझाऊं उसको एक बार बस क्लास के खत्म होने के 3-4 मिनट बाद रिवाइज कर लोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसा भी नहीं पढ़ना कि हम रटे जा रहे हैं, ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि क्लास खत्म हुई और आपने बेरेट बस पलट के देख लिया कि ये पढ़ा है, आ जाइए पढ़ते। देखिए कंसिडरेशन, ये डेफिनेशन यदि आप लोग करके क्लास ज्वाइन करो तो ये 4 डेफिनेशन रट के आनी है। समझा तो दी है, समझ के रटना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ में लेमन लैंग्वेज नहीं चलती है। आपने समझ लिया, आप ये लिख के नहीं आए कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, समझ में सब आ रहा है लेकिन लिख के नहीं आ पा रहे हो तो मेंस में आधा नंबर मिलेगा, 4 नंबर की डेफिनेशन।
ठीक है, लॉ की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है आपको मीन्स में, तो ध्यान रखिए, समझिए कि when at the desire of promiser, when at the desire of promise, ठीक है, promisee or other person, when at the desire of promiser, promisee or other person, फिर past, has done or abstain from doing, present, abstains, sorry, does or abstains from doing, future, promises to do or promises to abstain from doing something. तो then ये क्या हैज डन, मतलब ये क्या है, एक्ट, abstains ये क्या है, absistence, और थर्ड नंबर क्या है, प्रॉमिस, ये एक्ट, ये absistence और ये प्रॉमिस क्या कहलाता है, कंसिडरेशन, क्या कहलाता है, कंसिडरेशन। सबको समझ में आ गया, जो भी मैं जिनको भी जानती, इरम, निकिता मैम, गरिमा, ठीक है, सबको समझ, मतलब सबको, ठीक है, सबको ही समझ में आना चाहिए। वापस सब लोग एक बार बेयर एक्ट उठाओ, मैं स्क्रीन को ऑफ नहीं कर रही, ये बेयर एक्ट है आपके सामने, ये बेयर एक्ट है, इसको देखो और यहाँ पे बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक चीज को याद करो। वापस मैं पढ़ के सुना रही हूँ, उनको सबको अच्छे से याद करो कि when at the desire of promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, then has done मतलब कोई सा एक्ट हुआ है, such act, such subsistence or such promise, such promise is called a consideration for the promise, इसे क्या कहा जाता है, for the promise, ठीक है। मैं मानती हूँ प्रपोजल signifies his willingness, ठीक है, promise signifies his assent, और consideration, promiser promiser तो सिंपल है, consideration आपको at the desire of promiser, at the desire of promiser, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 100 बार भी आपको याद रखना है, सोते सोते भी, the promisee or any other person, ठीक है, और यहाँ पे कुछ करना या नहीं करना है, इसे क्या कहा जाता है, कंसिडरेशन कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट जीरो है, एक्सेप्शन है 3-4, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, स्क्रीन पे मैं हूं और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द जो भी लिखा हुआ है, मैं लाइन खींचती जा रही हूँ, पढ़ते जाइए। ठीक है, ये बेयर एक्ट से हुआ, आ जाइए नोट्स में भी देख लेते हैं, ठीक है। टुकड़ों में जितना आप चीजों को डिवाइड करके पढ़ोगे ना, उतना चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होंगी, बिल्कुल जैसे मैंने डिवाइड करा वैसा का वैसा नोट्स में लिखा है, एट द डिजायर ऑफ promiser promisee or other person has done abstains promises to do such act subsistence and promise, स्पेलिंग देख लेना, subsistence नहीं है, कुछ और बोलते हैं इसको, जो भी है इसमें एस नहीं है बीच में, और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, ठीक है। मैं मानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद हो गई होगी, मतलब समझ में तो बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी, और यदि मैं आपको अभी 1 मिनट में अंदर में बोलूँ ना कि लिख के देखो, और आप इजी वे में बहुत अच्छे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ऐसे उसकी बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा। यदि मैं आपको बोलूँ कि पेन से ऐसे माइंड में ही सोचो कि हमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं मानती हूँ कि 100 में से आप 99% तो लिख दोगे डेफिनेशन। आ जाइए एक लास्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, अग्रीमेंट। देखिए क्या पढ़ा था हमने, पंडित, पोपट, प्रसाद, तो हम प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, चले कंसिडरेशन, आज, आज का मतलब है अग्रीमेंट, 2E, ठीक है, अग्रीमेंट।
तो देखिए अगेन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अग्रीमेंट की डेफिनेशन और रेसिप्रोकल प्रॉमिस जस्ट इसके नीचे एक सेक्शन आएगा, उस दोनों में इतना कंफ्यूजन होता है, इतना कंफ्यूजन होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिख पाते बहुत सारे लोग। अब ध्यान से सुनो, ये एक हम दोनों के बीच में मान लीजिए कि पारुल और निकिता है, और हम दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ है। मैंने कहा, दिल को ध्यान से सुनिए, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि मान लीजिए कि पारुल निकिता से 1600 रुपीज लेगी, जिसमें वो उसको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएगी। यहाँ पे पारुल और निकिता पार्टी है, ठीक है, 1600। दूसरा, इस 1600 में पारुल इनको प्री मीन्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तीसरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, ये लिखा हुआ है कि इस 1600 के अंदर पारुल इनको जो भी एमसीक्यूज और मेंस आंसर की प्रिपरेशन करवाई। चौथा क्लॉज, कि जो भी मेंस के आंसर लिखकर निकिता मैम देगी, पारुल मैम इसको 3 दिन के अंदर चेक करके देगी। पांचवा क्लॉज, 3 दिन के अंदर यदि निकिता मैम ने इसको लिख के नहीं दिया तो पारुल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज को कंप्लीट करने की। छठा क्लॉज, ठीक है, छठा क्लॉज कि पारुल इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है 20 से 25 दिन के अंदर कंप्लीट करवाई। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये छह की छह चीजें क्या है। कंसिडरेशन तो आ चुका है, हमारा प्रपोजल भी हुआ, हमारा प्रॉमिस भी हुआ, हमारा कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन भी हुआ। फिर कंसिडरेशन के बाद में ये 6 चीजें जो लिखी हुई है ना इस डॉक्यूमेंट में, ये सारी चीजें क्या है, अग्रीमेंट। ये सारी चीजें क्या है, अग्रीमेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सारे क्लॉज बोला मैंने, 1 2 3 4 5 6। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले एक बार ये मतलब समझ में तो आई गया होगा, देखते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने बोला 6 की 6 चीजें, 6 की 6 चीजें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉमिस हुए थे 6 के 6। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी, यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब सब लोग एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है एवरी। यदि इस एवरी शब्द को आप नहीं लिखोगे तो आप इससे नीचे वाले डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। तुम ये सारी जो चीजें हमने लिखी, सारे प्रॉमिस, सारे सेट ऑफ प्रॉमिस, और एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन फ्रेम कर रहे हैं। वो 1600 रुपीज का कंसिडरेशन है, और मैंने ये सारी ड्यूटीज लिखी है अपनी। तो ये सारे, तो आपने क्या पढ़ा, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। मैंने 6 लाइनें लिख कर दी है आपको इस चीज को याद कराने के लिए कि एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब सारी चीजें, और चाहे उस लाइन में कुछ भी लिखा हो, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सारे प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अग्रीमेंट। अब इसी डेफिनेशन के साथ में आपको नीचे वाली डेफिनेशन याद करना जरूरी है, जो बहुत कंफ्यूज करती है। ये आप देखोगे, देखो आपको लगेगा कि क्या यार दोनों सिमिलर चीजें लिखी है। कोई मुझे बताना, यदि किसी को समझ में आए तो क्या अलग है। प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो सिमिलर सा ही तो लग रहा है। फिर क्या है इसके अंदर, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कोई बता सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, नहीं आता तो नहीं, कोई भी बता दीजिए जिसको आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए छोड़ते हैं, मैं बताती हूँ। मैम यहाँ पे, हाँ बताओ। मैम ऊपर एवरी है और यहाँ पे पार्ट की बात हुई है। पार्ट क्यों, यहाँ लिखा है ना प्रोमिसेस, एवरी और पार्ट की बात हुई, इसको भी तो बताओ ना क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। इंटरप्रिटेशन ज्यादा मैटर करता है। तो देखना मैं बताती हूँ, रटना नहीं है, मैंने अगेन बोला आपको चीजों को रटना नहीं, समझना है। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट वाइज है। कोई भी बताइए, ध्रुव बताइए। Ma'am, reciprocal promises are that if I supposed to go to the market for purchasing an apple and they gave me an apple for for a contract, that is called as reciprocal promise. देन व्हाट इज एग्रीमेंट,
व्हाट इज एग्रीमेंट? दोनों सिमिलर तो ही है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं पुराने वाले एग्जाम्पल को ही रिपीट करके बताती हूँ। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने 6 प्रोमिसेस लिखे थे। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैंने पहला प्रॉमिस ये लिखा, मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट में, कि मैं आपको 1600 रुपीज, आप मुझे 1600 दोगे और मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास इजी वे में याद करवाऊँ। दूसरा, यदि आपको मेंस की एक सीरीज लेनी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो आपको मुझे 500 रुपीज देने पड़ेंगे, तो मैं आपकी मेंस की सीरीज और एमसीक्यूज की वो दूंगी, लाइक क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है। तीसरा, कि यदि आपको मुझसे कॉपीज चेक करवानी, ऐसे इतना सस्ते में नहीं करती लेकिन मैं बता रही हूँ, यदि आपको मुझसे कॉपीज चेक करवानी है तो आपको 200 रुपीज देने पड़ेंगे इस कॉपीज को चेक करने के। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये एक दूसरे के लिए, ये जो प्रॉमिस है ना, सिंगल सिंगल प्रॉमिस, ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन, मतलब जो सिंगल सिंगल प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहे, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कि मैं ऐसे करूंगी आप ऐसा करना, मैं ऐसा करूंगी आप ऐसा करना। तो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखिए ऊपर लिखा था एवरी प्रॉमिस, तो यदि हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये तीनों चीजें, ये तीनों प्रॉमिस कंबाइंड मिलके, कंबाइंड एवरी प्रॉमिस इन सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? एवरी प्रॉमिस। अब यहाँ पे देखो नीचे शब्द में एवरी नहीं लिखा है, लिखा है प्रोमिसेस। देखिए क्या लिखा है? प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब यहाँ पे पूरे के लिए बोला था, और यहाँ पे एक, मतलब एक दूसरे से हम प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। एक बार हैंड रेज कर दीजिए समझ में आया हो तो, गरिमा मैम आपने। ठीक है। अग्रीमेंट इज ऑल अबाउट ऑल द थिंग्स, जो भी लिखा हुआ है। एवरी प्रोमिसेस एक शब्द याद रखना है, लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिस नाम से ही दिख रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब एक दूसरे के लिए प्रोमिसेस फॉर्म कर रहे हैं। तो आप शब्द देखो, देखिए क्या लिखा है? प्रॉमिस, प्रोमिसेस विच, कोई कुछ पूछना चाह रहा है प्रियांशु? प्रोमिसेस विच फॉर्म्स कंसिडरेशन और पार्ट्स ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है। और यदि हम कंसिडरेशन की बात करें, अग्रीमेंट की बात करेंगे, तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब सब चीजों की बात बोल दी तो इसे कहा जाता है अग्री। मैं मानती हूँ क्लास को मतलब अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, समझ में भी आई होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाकी क्लास एक बार हम कंटिन्यू करेंगे, और किसी को किसी भी तरीके का कोई इशू है, क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। है किसी को कुछ इशू, कोई भी हैंड रेज करके पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास को फिर करती हूँ। बताइए टीना मैम। मैम कंसीडरेशन, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम कंसीडरेशन में जो आपने समथिंग वाला जो वर्ड बताया, मेंशन है डायरेक्ट में समथिंग, मैम। मैम समथिंग जो वर्ड है उसमें 3 चीजें इंक्लूडेड है ना, एक्ट, सब्सिस्टेंस और प्रॉमिस, है ना? तीनों चीजें इंक्लूडेड है, एक्सरसाइज और प्रॉमिसेस। मतलब समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ करने के लिए आपने एक्ट किया है, कुछ नहीं करने के लिए आपने मना किया है, या कुछ करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है, तो समथिंग उस चीज को इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, डन। थैंक यू मैम। और कोई टाइम भी बता देती हूँ, मैम देखो क्लास का टाइम 7 से 8 रहेगा आपका, और ये 2 दिन के डेमो क्लास है। बहुत मतलब देखो एक छोटा और बीच का सब्जेक्ट है, तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 से 25 दिन। और विद कंसेप्चुअल, मतलब बिल्कुल कंसेप्ट एक एक क्लियर करते हो, जैसे बेयर एक्ट पढ़ते हैं ना, वैसे कि बेयर एक्ट की एक शब्द यहाँ से यहाँ नहीं होना चाहिए आपका, इस तरीके से। बताइए निकिता मैम। मैम एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल इंक्लूडेड होता है क्या? इंक्लूडेड रहेगा एग्रीमेंट, तो बस मतलब सब उसमें चीजें है ना, हाँ, इंक्लूडेड है एग्रीमेंट में। बस उसमें पर्टिकुलर होता है कि इस चीज के लिए ये कर रहे हैं, और हाँ मतलब एग्रीमेंट एक, में सब एक साथ। क्योंकि अब यदि आप रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखोगे तो पीछे पूरा पूरा है ना, एक चैप्टर होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस का, तो वहां पे यस मैम। अब एग्रीमेंट, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस पार्ट है एग्रीमेंट का, कि तुम ये करना मैं ये करूंगी, तुम मतलब मिट्टी ला के देना मैं तुम्हारा घर बनाऊंगी। लेकिन अग्रीमेंट में और भी तो चीजें होती है, ये तो जस्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के पार्ट है ये सब चीजें। डन। यस मैम। और यदि नहीं भी समझ में आए तो एक बार याद करने के मकसद से समझो इस चीज को, क्योंकि दोनों डेफिनेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है।
ठीक है, बाकी क्लास एक बार कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Ma'am, I have a question. बताइए। जैसे जो प्रपोजल में एंड कंसिडरेशन में जो वर्ड है एक्ट और एब्सटिनेंस, तो ये एक्ट वाली चीज तो समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपनी कार सेल करूंगी, तो दिस इज द एक्ट, बट एब्सटिनेंस का मतलब एक एग्जांपल देके जैसे समझा दो। मैंने ऐसे कहा कि नैन्सी मैं ये कार किसी को सेल नहीं करूंगी, तो ये हुआ ना एब्सिस्टेंस टू नॉट टू डू सम। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यार ये कार मैं किसी को सेल नहीं करूंगी, तुम मुझे 20,000 रुपए दे देना। डन। ठीक है, और मैं तुम्हें ये ठीक। कार सेल करूंगी, तुम मुझे भी, मतलब कुछ काम करना है कुछ काम नहीं करना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, बाकी 7 बजे एग्जैक्ट क्लास होगी, मैं लिंक भेज दूंगी 7 बजे, 7:05 पे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।